हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे माइल्ड ऑटिज़म के बारे में। माइल्ड ऑटिज़म इंटरवेंशन आज मैं आपके साथ एक सेशन शेयर करूंगी जिसमें मैंने कुछ चीज़ें ली हैं जो कि बच्चे में मुझे लगा कि उसको उसके इस पर, क्योंकि माइल्ड ऑटिज़म में डिफ़िकल्टी रहती है कि बच्चे एकेडमिकली अच्छा करते हैं लेकिन कहीं जाकर वो अटक जाते हैं, जो चीज़ें वो समझ नहीं पाते हैं। और परेशानी सबसे बड़ी ये रहती है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को भी शेयर नहीं करते हैं, ना ही किसी फ्रेंड के साथ, ना ही टीचर के साथ, जिसकी वजह से बच्चे उस स्किल में पीछे होते जाते हैं। एक कॉन्फिडेंस उनमें कम होता चला जाता है। इस वजह से बहुत ज़रूरी है बच्चों के कॉन्फिडेंस को बनाकर रखना ताकि बच्चे आगे बढ़ सकें। और सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चा उन्हें आपको बताए, आपके साथ में शेयर करे। इसके लिए ज़रूरी होता है उसे एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना जिसमें बच्चे आपके साथ में सभी बातें शेयर करें। उन्हें इनकरेज करना, सोशली इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे आपसे आपकी बातों को शेयर करें। और एक और चीज़ जो है कि जो मैंने चीज़ देखी है कि बच्चे ऑटिज़म में, चाहे माइल्डेस्ट फॉर्म में भी बच्चे होते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है सोचकर जवाब देने में। किसी चीज़ पर वो ज़्यादा देर तक सोच नहीं पाते हैं, एकदम से बोल देते हैं, जो कि कई बार बहुत ही इनएप्रोप्रिएट सा रिस्पॉन्स लगता है हमें। हालांकि आपका बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, कई चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहा है। जो मैं इंटरवेंशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, बच्चे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं जाकर वो अटक जाते हैं। वो कौन से एरियाज़ हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है और हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा कहीं उस एरिया में उसको कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है। क्योंकि ये इंटरवेंशन आपको हेल्प करेगा ना सिर्फ बच्चों को अंडरस्टैंड करने में, बल्कि उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में कि किस तरह से हम उनके उन स्किल्स पर काम कर सकते हैं जो कि बच्चों में लैक रहते हैं। 2 days आफ्टर वेडनेसडे, वेडनेसडे के 2 दिन बाद कौन सा डे होगा? फ्राइडे नहीं सैटरडे। गुड, इट विल बी सैटरडे। वेरी गुड। क्योंकि क्या होगा? फर्स्ट डे कौन सा होगा वेडनेसडे के बाद? थर्सडे। सेकंड डे कौन सा होगा? फ्राइडे। एंड आफ्टर 2 days सैटरडे, इट विल बी सैटरडे। वेरी गुड। द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग इज मेजर्ड इन मीटर्स। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ए स्विमिंग पूल इज मेजर्ड बाय kilograms, grams, meters, liters. लीटर्स। वेरी गुड। लीटर। एक बेबी का वेट हम किस यूनिट में मेजर करेंगे? किलोग्राम। गुड। बोलो, अपना वेट किस में मेजर करोगे? कितना है पता है आपको? आपका वेट कितना है? 64 64 है। तो 64 क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम। हाँ, ठीक। एक काउंसलिंग उनके साथ करनी ज़रूरी होती है ड्यूरिंग द सेशन कि बच्चे को यह बताना कि आप अपना टाइम ले सकते हैं, सोचने का टाइम लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे बिना सोचे आंसर करते हैं। उनके थिंकिंग स्किल्स को यूज़ करना उन्हें सिखाना बहुत ज़रूरी है कि वो सोच सकते हैं और सोचने के लिए उन्हें वक्त देना। बताओ कितनी शेप्स यूज़ हुई हैं इस पिक्चर में? 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं, शेप्स कितनी यूज़ हुई हैं बच्चे? हाउ मेनी शेप्स? 2 शेप्स। कौन कौन सी शेप्स हैं? ट्रायंगल है और सर्कल है। कितने ट्राइंगल्स हैं इसमें? 1 4 8। गुड। और कितने सर्कल्स हैं? 4। ज़्यादा क्या है? कौन सी शेप ज़्यादा बार यूज़ हुई है? ट्रायंगल। गुड। बच्चों को सोशल ट्रेनिंग की भी बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि इवन इफ़ योर चाइल्ड हैज़ माइल्ड ऑटिज़म, उसको सोशल स्किल को लेकर फिर भी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि वो आपको नहीं बता पाते हैं। माइल्ड ऑटिज़म का मतलब यह नहीं है कि बच्चे की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, ख़त्म हो गई। हाँ, माइल्ड ऑटिज़म पेरेंट्स को हेल्प करता है क्योंकि बच्चों के बिहेवियर्स इश्यूज ज़्यादा नहीं होते हैं, बच्चे जल्दी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और पेरेंट्स को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने भी देखा है, जब मैंने बच्चे के साथ में काम किया, वो नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं एरिया में उसको डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको इस सेशन में मैं कोशिश कर रही हूँ उसको सोल्यूशन करने की, कहाँ पर उसको प्रॉब्लम आती है और मुझे किस तरह से उसको सॉल्व करना है। द मिरर इमेज ऑफ आर इज, आर की मिरर इमेज कौन सी होगी? ये होगी कि ये होगी? नो, आर की मिरर ही तो उल्टा आर हो गया बेटा। ये हाँ, ये साइड इमेज होगी ना। जब साइड चेंज होगी तो ये चीज़ जो आर की है वो इस साइड आ जाएगी ना। दिस इज मिरर इमेज। हैज़
4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री में 4 लाइंस किस फिगर की है इन दोनों में से? सिमेट्री का मतलब पता है आपको क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसी, साइज में बिल्कुल एक जैसी लाइंस होना। वेरी गुड, ये है, ये क्या है? क्यूब, स्क्वायर। वेरी गुड। और ये रेक्टेंगल है ना? गुड। तो सिमेट्री में लाइंस किसकी होती हैं? अब क्या है ये? स्क्वायर। गुड। फिल द मिसिंग नंबर। 340 इज इक्वल टू 330 प्लस 10। गुड। ये सेशन आपको इस चीज़ में भी हेल्प करेगा कि आपको बच्चे के साथ में किस तरह से काम करना है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स के ये क्वेश्चन रहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि मैडम हम बच्चे के साथ में काम कैसे करें। बहुत से केसेस हैं जो माइल्ड ऑटिज़म में अनडायग्नोज रहते हैं, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं लेकिन वो सीख नहीं पा रहे हैं। ऐसे बच्चों के साथ में बहुत ज़रूरी है उन्हें वक्त देना घर पर और उनके इन स्किल्स पर काम करना। इज़ रेनिंग, सूजी पुट्स ऑन बूट्स। सूजी ने बूट पहने। सूजी शी पुट्स ऑन ए रेनकोट, रेनकोट पहना। शी पुट्स ऑन ए हैट। नाउ शी इज रेडी, रेड मतलब तैयार हो गई। इसका मेन आइडिया क्या है? ये पैराग्राफ आपने जो सुना है, इसका मेन आइडिया इसमें क्या कहना चाह रहा है जो राइटर है कि एना ड्रेसेस फॉर ए रेनी डे के शी टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू ड्रेस। कि अभी रेन हो रही है और उसको बाहर जाना, तो उसने वो रेडी होगी बाहर जाने के लिए, इसलिए वो रेडी हो रही है। ये सारी चीज़ें इसलिए पहनी है इस वजह से क्योंकि बाहर रेन हो रही है। ठीक है। अब मैं बात करूंगी सोशल स्किल्स की। बच्चों में अक्सर सोशल स्किल्स भी कम रहते हैं। सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आप बच्चों के साथ में कुछ सोशल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। व्हाट यू विल से, सोशल मैनर्स पता है आपको कि जब हम किसी से हेल्प लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, अगर हम किसी को हर्ट कर देते हैं तो क्या कहते हैं, सुबह उठते हैं तो क्या बोलते हैं, अगर हम किसी को बाय बोलना है तो किस तरह से बोलते हैं, इन्हें हम सोशल मैनर्स कहते हैं बेटा। ठीक है। जब भी हम सोसाइटी में जाते हैं तो बाहर लोगों से बात करते हैं, और अगर हमें किसी से कुछ हेल्प चाहिए या किसी को कुछ बोलना है तो हमें उसे किस तरह से बात करनी है और क्या वर्ड्स हैं वो जो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। When you hurt someone, what will you say? Sorry. When you borrow something, what you will say? When you will borrow. जब किसी से हम कोई चीज़ लेते हैं, मान लो आपके पास पेंसिल नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से पेंसिल बोरो कर रहे हो, पेंसिल उससे ले रहे हो, तो आप उसे कैसे कहोगे? थैंक यू। वो तो बोरो करने के बाद बोलेंगे ना, बोरो करने से पहले क्या बोलेंगे बेटा? What we will say? अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप कैसे बोलोगे मुझसे? प्लीज़। हाँ, गुड। प्लीज़ गिव मी पेंसिल। वेरी गुड। एंड आफ्टर यूजिंग, व्हेन यू आर रिटर्निंग, जब आप पेंसिल उसको वापस कर रहे हो तो क्या बोलोगे? थैंक यू। किस लिए? क्योंकि उसने पेंसिल दी। क्योंकि उसने आपको पेंसिल दी। वेरी गुड। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। मैथ्स में बच्चे आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं क्योंकि बच्चों के मैथमेटिकल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। मैथ में बच्चों की लगभग रोट लर्निंग रहती है, बहुत जल्दी बच्चे आपको आंसर करते हैं, लेकिन उस आंसर को किस तरह से वो कैलकुलेट करना है, किस तरह से उसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना है, वो ये नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर उन्हें मुश्किल होती है क्योंकि किसी भी चीज़ को सोशली अंडरस्टैंड करके उस चीज़ को कर पाना उनके लिए कई बार काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में हमें बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाने की ज़रूरत होती है। बच्चा घड़ी की सुइयों को देखकर टाइम बता सकता है, लेकिन उस टाइम के बाद 40 मिनट बाद कौन सा वक्त होने वाला है, या अगर 1 घंटे के वक्त के बाद हम पूछें कि क्या वक्त होगा, तो बच्चे कई बार बता नहीं पाते हैं। हालांकि वो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से कैलकुलेट करना है या इसका आंसर क्या होगा, मुझे इसका 1 घंटे लेट का मतलब क्या है, कितना ऐड करना है, ये नहीं समझ पाते हैं। इवन इफ कि वो जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो ये छोटी छोटी डिफ़िकल्टीज़ जो बच्चों को रहती हैं, अगर हम टाइम पर इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो हम बच्चों की मुश्किलों को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको राइट आंसर को बताना है कि इनमें से कौन सा राइट है। ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे। देयर आर 12 फ्लावर्स, 4 of them are red. How many are not red? 12 multiplied by 4, 12 plus 4
12 माइनस 4 या 4 माइनस 12? What will be the right answer? 12 मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं Think. There are, देखो दोबारा मैं बोल रही हूँ, There are 12 flowers. 12 flowers है जिसमें से 4 रेड हैं, ठीक है? How many are not red? 12 माइनस 4 गुड, 12 माइनस 4। इसके अलावा बच्चों के इमेजिनेशन और उनकी क्रिएटिविटी पर काम करना भी बस बहुत ज़रूरी है। इस एक्टिविटी में मैं बच्चे को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ जो उसे शीट पर वैसे ही ड्रॉ करना है जैसे मैं उसको बता रही हूँ। एक एक करके उसे इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ ताकि वो इजीली उस चीज़ को फॉलो कर पाए, और स्टेप बाय स्टेप बच्चा उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी कर रहा है और उस चीज़ को बना भी रहा है। ये एक चीज़ बच्चे की ड्रॉ करें आपके कहने पर, जो चीज़ आप उसे बोल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में बोल रहे हैं और जो चीज़ उसे बनाने के लिए बोल रहे हैं, आपकी हर बात को समझे और उसे ड्रॉ करके बताए। ये चीज़ हेल्प करती है उनके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में, साथ ही उनमें इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग बढ़ती है। अगर आपने बच्चे को कुछ ड्रॉ करने के लिए बोला है और बच्चा उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ को ड्रॉ कर रहा है, आप देखेंगे कि इसमें मैंने 2 बच्चों को अलग अलग ड्राइंग दी हैं और दोनों अपनी अपनी तरह से उसे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे को देखकर उसे अच्छा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हैप्पी हो, सैड हो, एंग्री हो, कैसा फील कर रहे हो बेटा? ऑटिज़म में कई बार बच्चों को अपने आप को एक्सप्रेस करने में मुश्किल रहती है, जिसकी वजह से बच्चे अपने कुछ बिहेवियर्स के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बच्चों को कुछ एक एप्रोप्रिएट वे सिखाना कि किस तरह से खुद को एक्सप्रेस करना है बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा ड्रॉ करके नहीं बताता है तो आप उसे पिक्चर्स के साथ में पूछ सकते हैं। ओके, यू आर ऑल्सो हैप्पी? आर्यन भी हैप्पी है? गुड। बच्चे जब एक दूसरे को सोशली सीखते हैं, चीज़ों से एक दूसरे को देखकर सीखते हैं, इम्प्रूव करते हैं अपने आप को, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके लिए आप बच्चों मॉडलिंग बिहेवियर के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हैं। आप कुछ ऐसे बिहेवियर्स उन्हें शो कर सकते हैं कि किस तरह से उन्हें किसी चीज़ को ठीक करना है, किस तरह से अपने बिहेवियर को रेगुलेट करना है, किस तरह से हमें आंसर करना है सोचकर। ये सब चीज़ें उन्हें बतानी और सिखानी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों की ब्रेन को बूस्ट करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उन्हें देना ताकि बच्चे उस चीज़ पर फोकस्ड रहें, ध्यान दें और अपनी चीज़ों को, अपनी थिंकिंग स्किल्स को, अपनी लॉजिकल रीजनिंग को यूज़ करें किसी भी चीज़ का आंसर ढूंढने के लिए। यह भी एक ज़रूरी स्किल है जिस पर हमें घर पर ही काम करने की ज़रूरत रहती है। हम घर पर ही चीज़ों को करेंगे क्योंकि स्कूल में उसे वो एक्टिविटीज़ या वो स्किल्स की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी जो आप उसे घर पर दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक विद वेट हैंड, क्योंकि हमें करंट लग सकता है, इससे करंट लग सकता है। वेरी गुड। डू नॉट थ्रो टॉयज ऑन द फ्लोर बिकॉज द रूम विल गेट डर्टी, वो डर्टी हो जाएंगे और देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। रूम विल बिकम मेसी और डर्टी, है ना? गुड। डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स बिकॉज वी कैन गेट हर्ट, फॉलो रोड सिग्नल्स, रोड साइंस बिकॉज एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। वेरी गुड। राइटिंग को लेकर भी बच्चों को डिफ़िकल्टीज होती हैं। राइटिंग का एक पेज आप उसे ज़रूर करवाइए घर पर। कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज़ करने हैं या स्मॉल लेटर्स को किस तरह से। कई बार बच्चों को आई हैंड कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम होती है, उस एक चीज़ का भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और बच्चों को पंक्चुएशन को यूज़ करना भी कई बार नहीं आता है। बच्चे फुल स्टॉप कहाँ हमें यूज़ करना है या कॉमा को कहाँ यूज़ करना है, ये चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। इन चीज़ों को भी हमें बच्चों को राइटिंग के थ्रू सिखाने की ज़रूरत रहती है कि हमें क्या करना है। क्योंकि अगर डेली आप उसे एक पेज लिखवाते हैं तो और उसे बताते हैं कि आपको यहाँ फुल स्टॉप लगाना है, पहले लेटर को कैपिटल रखना है, तो ये सब चीज़ें बच्चे धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं। वो उन मिस्टेक से बच जाते हैं जो आगे जाकर उनके सक्सेस को अफेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट जो एक स्किल बहुत ज़रूरी रहता है वो बच्चों की सोशल अंडरस्टैंडिंग, उनके लैंग्वेज, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने देखा है इवन इफ द इन माइल्डेस्ट फॉर्म में मैंने देखा है कि बच्चे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चुप रहते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं और बहुत लिमिटेड बोलते हैं जितना आपने उनसे आंसर किया है। ऐसे में बच्चों की स्किल पर, उनकी लैंग्वेज को एक्सपैंड, उनके कम्युनिकेशन को एक्सपैंड करने की ज़रूरत रहती है। हम पिक्चर्स के थ्रू बच्चों के स्किल्स पर काम कर सकते हैं, हम उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, उन्हें क्वेश्चंस करने के लिए भी कह सकते हैं, ये सब चीज़ें, ताकि और उन्हें इस तरह से आप कंफर्टेबल रखिए कि आपके बच्चे को किसी भी तरह का ये फील ना हो कि आप उसे कोई लोड लग रहा है या कुछ ऐसा। कई बार आप उसे ओपन, अगर बच्चा आपका सही से उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, तो आंसर नहीं जान पा रहा है, तो आप कुछ देर उसे वक्त दे सकते हैं। उसके बाद आप उसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसे
ऑप्शन दीजिए ताकि वो सही ऑप्शन को चूज़ कर पाए, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। अगर हम बच्चे को कोई ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका जवाब बच्चा दे नहीं पा रहा है, और सोचिए बच्चा 10-15 मिनट उस चीज़ में खोकर रह गया है, तो ये चीज़ भी बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर सकती है। हमें निरंतर उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर भी काम करने की ज़रूरत है ताकि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम ना हो और बच्चा चीज़ों के जवाब जल्दी जल्दी देना सीखे कि मुझे किस तरह से क्या आंसर करना है, कब आंसर करना है। अगर आप बच्चों को ये सब चीज़ें इन एरियाज़ पर अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली माइल्ड ऑटिज़म में आप बच्चों में बहुत इंप्रूवमेंट देखेंगे। उनकी काउंसलिंग करना, उन्हें समझाते रहना, उन्हें वो अपनापन देना, उन्हें वो सपोर्ट देना और साथ ही उन्हें एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। ये सेशन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करने में और उनकी हेल्प करने में, ताकि आगे जाकर उन्हें प्रॉब्लम्स ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।